वंदे मातरम। मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। आजकल जो भाजपा विरोधी इकोसिस्टम है उसका उसका अंडरस्टेटेड या कह लीजिए या क्लियर कट वो है कि देश की जो भी संस्थाएं हैं वो बीजेपी के ऑफिस के तौर पर काम कर रही हैं और यहाँ तक कि पूरी बेशर्मी के साथ जो वो इकोसिस्टम है वो सेना को भी नहीं बख्शता है। अब इसमें बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन पर लगातार हमले होते रहे हैं और सामान्यतः अपेक्षा ये की जाती है कि सेना जैसी संस्था को बख्श दिया जाए। ठीक है, आप चुनाव आयोग की आलोचना कीजिए, आप जुडिशरी की आलोचना कीजिए, आप जो स्पीकर हैं उन पर पक्षपात का आरोप लगाइए, आप वैसा ही आरोप उपराष्ट्रपति जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के उन पर आरोप लगाइए। ये सारी चीज़ें होती रही हैं और इसको लेकर के स्पीकर पर अभी ही मामला आया, चुनाव आयोग पर मामला अभी लंबित, चुनाव आयुक्त पर अभी मुख्य चुनाव आयुक्त पर मामला अभी लंबित है। तो ये सब होता रहा है और इसको लेकर के एक बड़ा इकोसिस्टम सक्रिय रहता था और उसमें बहुत तरीके से, कभी सटल तरीके से, कभी स्पष्ट तरीके से सेना को भी टारगेट किया जाता था। अब उसमें इनडायरेक्ट तरीके से राहुल गांधी ये कह देते हैं कि हमारी सेना को भगा दिया, और उनके एक नेता कन्हैया कुमार हैं, वो कन्हैया से रेपिस्ट कहते हैं। एक कांग्रेस के नेता हैं, वो सेना प्रमुख को गुंडा कहते हैं, सड़क छाप गुंडा। तो ये सारी चीज़ें हैं और उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए जो ये सारा का सारा इकोसिस्टम है ये काम करता है। लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर के सरकार ने बहुत सख्ती दिखाई है और ऐसे बहुत सारे जो सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं, वो नीमो यादव, संदीप सिंह का एक हैंडल चलता है, उसके बाद इंडियन आर्मर्ड करके है, उसके बाद डॉक्टर RGM है, उसके बाद मिस्टर फेलविन है, डक करके एक है। ये सारे के सारे जो हैं ट्विटर हैंडल्स, इनका जो है ये इनके ट्वीट्स नहीं डिलीट किए गए हैं, ये ट्विटर हैंडल ही इनको टेक डाउन कर लिया गया है। अब इसको लेकर के, अब चूंकि मामला ये था कि ये लोग कांग्रेस की जो बात है उसी को प्रसारित करते थे, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को बुरा लगना था और इतना बुरा लगा कि कांग्रेस की प्रमुख प्रवक्ता जो हैं, मीडिया जो देखती हैं, ये जो पूरे इकोसिस्टम जिनके इशारे पर चलता है, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो महत्वपूर्ण बात हुई वो ये बताने की कोशिश की कि नहीं, बीजेपी सरकार या जो सरकार है वो जो विपक्ष की आवाज़ है या जो डिसेंटिंग वॉइसेस हैं उनको दबाना चाहती है, उनको क्रश करना चाहती है, लेकिन हम उनके साथ खड़े हैं। और इससे पहले कि बीजेपी की घटिया ट्रोल आर्मी ये कहना शुरू करे कि ये कांग्रेस का इकोसिस्टम है, इसमें से एक भी अकाउंट से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। और सच तो ये है कि जिन अकाउंट्स की हम आज बात कर रहे हैं उनमें से कई बार कई अकाउंट्स ने हमारे नीतिगत फैसलों पर हम पर भी सवाल उठाए हैं, लेकिन हमारी विचारधारा और मैंने अपने नेता राहुल जी से सीखा है कि जो आपके खिलाफ भी रहे, अगर उसके खिलाफ साथ कभी गलत हो तो आवाज उठानी जरूरी है। तो इनका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, कांग्रेस के ऑफिशियल सोशल मीडिया या हमारे इकोसिस्टम जो बीजेपी कहती है, ऐसा कुछ नहीं है। अब इसमें उसी इन द सेम ब्रेथ जो बोला जाता है, उसी कंटिन्यूएशन में सुप्रिया ये कहती हैं कि ये जो सारे के सारे ट्विटर हैंडल्स हैं जिनको ब्लॉक किया गया है, वो उनका हमसे कोई लेना देना नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। निश्चित तौर पर इंडिपेंडेंट कहने के लिए जरूर होंगे, तो अब इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन इनमें से बहुत सारे लोग हैं जो सीधे तौर पर कांग्रेस को वो है।
अब मैं एक दो उदाहरण गिना देता हूँ। एक अभी वो दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, रतनलाल करके शायद उनका नाम है। वो बहुत इंडिपेंडेंस की बात करते थे और बहुत वो है। अब उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है, तो वो भी इंडिपेंडेंट हुआ करते थे। एक जय हिंद करके ट्विटर हैंडल था, वो भी बहुत इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करते थे। अब उन्होंने कांग्रेस के अब वो प्रवक्ता हो गए हैं। इसी तरह से एक और हैं, वो लखनऊ बेस्ड हैं, एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। वो भी बहुत इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करते थे और बाबा साहब और इसकी बात करते थे। अब वो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। और ये सारे लोग मिल करके राहुल गांधी के साथ फ़ोटो खिंचवाना इनका अल्टीमेट एम होता है। एक और पत्रकार भी हैं जो बहुत अपने आप को वो करते हैं, लेकिन मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ कुछ कारण से। तो वो ये सारे के सारे लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट दिखाने की कोशिश करते हैं। और वो हैं, वो दलित पॉलिटिक्स करने वाले जो एक लाल साहब हैं, जो बाद में जो हिंदू देवी देवताओं की आलोचना के कारण जिनको गिरफ्तार भी किया गया था, वो हैं, वो लंबी चौड़ी बात करते हैं और बताने की कोशिश करते हैं। उनको बाबा साहब अम्बेडकर की वो किताब पढ़ लेनी चाहिए, जो बोलते हैं कि दलित पढ़ते नहीं हैं। पढ़िएगा लिखिएगा तो समझ में आएगा कि किसने क्या किया। वो संघ की आलोचना करते हैं, बीजेपी की आलोचना करते हैं, लेकिन वो बाबा साहब अम्बेडकर की उस किताब को भूल जाते हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि कांग्रेस और गांधी जी ने क्या दलितों के साथ किया है, किस तरह से दलितों को ठगा और किस तरह से दलितों के साथ व्यवहार किया। खैर, वो पढ़ें ना पढ़ें या सेलेक्टिवली पढ़ें, उनकी मर्जी है। लेकिन ये जो बात कहते हैं कि इनसे हमको हमारा कोई लेना देना नहीं, मैं सिर्फ ये बात क्लैरिफाई करने के लिए, बताने के लिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये इसलिए बताना ज़रूरी है कि ये जो सारे लोग हैं, ये आज ही एक सोशल मीडिया पर मैं पोस्ट देख रहा था। उसमें कांग्रेस का एक व्यक्ति ये कह रहा था, कांग्रेस का एक नेता है, ये कह रहा था कि धुरंधर में जो धर साहब की फिल्म है, जो बम्पर जिसका बिजनेस हो रहा है, लोग जनता उसको पसंद कर रही है, उसके फंडिंग की जांच होनी चाहिए। तो पता लग जाएगा कि वो बीजेपी के इस इकोसिस्टम के साथ फंडेड है। तो अगर ऐसी ही बात है तो कांग्रेस के नेताओं को खुलकर कहना चाहिए कि ये जो सारे लोग हैं, इनका इकोसिस्टम है, इनके इतने सारे फॉलोअर्स, इनके इतने सारे रीट्वीट्स, इनके इतने सारे, इनको सस्टेन करने के लिए कहाँ से मिलता है। ये महत्वपूर्ण बात है। अब ये कुल मिला करके इसको बात समझने की बात है, जो मैं किताब की बात कर रहा था कि जो लोग ये कहते हैं कि भाजपा ने या आरएसएस ने क्या किया अनटचेबल्स के साथ, दलितों के साथ, उनको निश्चित तौर पर डॉक्टर अंबेडकर की किताब पढ़नी चाहिए, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स। ये किताब उनकी लिखी हुई है और इसमें बात साफ हो जाएगी कि क्या और किस तरह से हुआ है। खैर, वापस फिर उस पर आते हैं कि ये जो इस तरह का जो इकोसिस्टम है, जो इस तरह के लोग हैं जो अपने आप को कहते हैं कि नहीं वो इंडिपेंडेंट बात करते हैं, किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को सपोर्ट करना और किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ खड़े रहना, इसमें किसी को कोई शर्म नहीं आनी चाहिए, कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। और पॉलिटिकल क्लास को भी इस बात पर एकदम नहीं शर्माना चाहिए अगर वो अपने प्रचार प्रसार के लिए कुछ लोगों का इस्तेमाल करते। इसमें शर्म की कोई बात नहीं। शर्म की बात इसलिए हो जाती है कि ये जो सारे लोग हैं वो ऐसा काम कर रहे हैं जो शर्मनाक है। तो उस शर्मनाक बात को वो शर्मनाक चीज आप भाजपा को काउंटर करने के लिए प्रॉक्सी का इस्तेमाल कर रहे थे, ये शर्मनाक बात है। इसलिए इससे बचने की और इनसे पिंड छुड़ाने की बात या इनसे अपने आप को एसोसिएट होने से बचने की कोशिश की जा रही है। सबको जो पॉलिटिकल पार्टी है, वो पॉलिटिकल पार्टी चुनाव जीतने के लिए आई है और उसको चुनाव जीतने के लिए जो नैरेटिव जरूरी है वो करेगी और उसको करना चाहिए। इसमें किसी को कोई न विरोध होना चाहिए, न इसको किसी शर्म होना चाहिए, न इसमें किसी को कोई इस तरह की बात छिपाना चाहिए। मसला वही है
कि जो व्यक्ति जो आपके पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है उसको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। वो एक, या तो कानून के खिलाफ हो, 2 वो संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ हो, 3 वो झूठ हो, 4 वो एनिमिटी पैदा करे, 5 वो उन चीज़ों पर कम से कम पत्रकार के नाते ये बात कही जाती है कि डिफेंस को लेकर के और डिप्लोमेसी को लेकर के हमको वही लिखना चाहिए जो वेरीफाइड फैक्ट्स हों। हमको उसमें गेस और हमको उसमें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जहां पर अनुमान पर इंडिया के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए। और यही चीज़ें, ये सारे हैंडल्स जिन हैंडल्स का मैंने नाम लिया, लगभग आधा दर्जन के आसपास या उससे ज़्यादा हैं, और वो संख्या अभी बढ़ रही है, इसलिए कि पहली बार सरकार ऐसा लगता है कि वो क्रैकडाउन करने के मूड में है, जो झूठ नैरेटिव फैलाया जा रहा है। और तब जब ईरान, अमेरिका और इजराइल वॉर में हैं और पूरा विश्व जो है वो क्राइसिस की स्थिति में है, क्राइसिस में सरकार अपने स्तर पर कोशिश कर रही है, लेकिन झूठ फैला करके जो माहौल ऐसा पैदा किया जा रहा है जहां लोग सड़क पर आ सकते हैं, सड़क पर आने के अलावा जहां पर बहुत क्योस की स्थिति हो सकती है, जबकि लगातार सरकार ये कह रही है कि न किसी चीज़ की कमी नहीं है, कोई दिक्कत अभी नहीं है, हमारे पास ऑयल रिजर्व है, गैस के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। आज इस तरह की बात निकल करके आ गई कि एक कॉरिडोर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दे दिया जाएगा जहां से जहाज निकल पाएंगे बहुत सारे देशों के, जिनको अलाउ करेगा वो। तो वो एक इस तरह की स्थिति बन रही है और इसमें भारत की जो सरकार है उसकी बड़ी भूमिका है। वो लगातार ईरान के जो विदेश मंत्री हैं और बाकी सारे लोगों से संपर्क में है कि इस तरह की क्राइसिस नहीं पैदा होनी चाहिए, बावजूद इसके कि वो अभी तक लगातार वहाँ पर वार की स्थिति। तो अब कुल मिला करके जो ये पूरा का पूरा मामला है ये वैसा भी है, और जो तिलमिलाहट है जो कांग्रेस के प्रवक्ताओं की, वो तिलमिलाहट ये बता रही है कि इन लोगों के जो सीधे से कह देता हूँ, इन लोगों की जो करतूत है वो करतूत भारत के इमेज को डैमेज कर रहा था। और सेना सबसे बड़ी बात थी, सेना को लेकर के जो फेक फैलाया जा रहा था और उसको प्रमाण सहित वो करके इनको रोका जा रहा है। अब निश्चित तौर पर ये मामला अदालत में जाएगा, अदालत में बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारे ऐसे वकील इस केस को लड़ेंगे जिनको अफोर्ड करना सबके बस की बात नहीं है। तो वो कौन अफोर्ड करेगा, कौन उन लोगों को खड़ा करेगा, ये सब जानता है। लेकिन कांग्रेस इस मामले में तिलमिलाई हुई है, इसलिए कि पूरा का पूरा नैरेटिव का जो उनका मामला है, वो पूरा का पूरा नैरेटिव वाला मामला, नैरेटिव वाली लड़ाई ही जो झूठ फैला करके वो किया जाता था, जिसका रसास्वादन इन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में किया था, जब इन्होंने संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, इस तरह के झूठे नैरेटिव फैलाए। उनको लगा कि ये अगर झूठ इस तरह का फैलाया जाएगा वो काम करेगा। उसका परिणाम ये हुआ कि 55 सीट से बढ़कर के 99 पहुंच गई कांग्रेस और 37 पर पहुंच गई समाजवादी पार्टी। कुछ और लोगों को फायदा हुआ है, लेकिन अब वो शायद सरकार टॉलरेट करने के लिए नहीं तैयार है। पॉलिटिकली आप जिसको जिस तरह से टारगेट करना चाहें तो करें, लेकिन जो आर्मी जैसी संस्थाएं हैं उन पर अगर कोई झूठा नैरेटिव गढ़ेगा तो उसको नेल करने के लिए सरकार तैयार है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।